नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की गई है डेस्टिनी एंड फ्री विल। कहने का मतलब है कि आपकी किस्मत और आपकी जो जीने की इच्छा है, आज़ाद जीने की इच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से कैसे जीऊँ। तो साथ ही साथ जो किस्मत है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर बात की गई है। यहाँ पर इस आर्टिकल में बड़ी अच्छी तरह से यह समझाने की कोशिश की गई है कि जिंदगी में जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, जो होना है वो होगा। ओके, तो फिर उसके बारे में हम सोच सोच के अपनी जिंदगी का आज जो है उसे हम खराब नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी को आज़ादी से जीना है, ओके, फ्री विल से जीना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है अपनी जिंदगी को प्री डिटरमाइन करके देख लो कि आने वाले समय को मैं ऐसे ढाल लूंगा, वैसे ढाल लूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। लेकिन आप जो है फ्री विल के साथ जिंदगी को जी सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी गीता में भी सलाह देते हैं कि अपने आप को अगर रेस्क्यू करना है ना, तो अब खुद ही करो। कहने का मतलब अपने आप की मदद जो है वो खुद करो। तो ऐसी आदत हमें अपने आप में डेवलप करनी है। अगर कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, तो उसको उसका सोल्यूशन भी खुद ही निकालने की कोशिश करनी है, ओके। अपने ब्याह पर, मतलब कि जो चीज जिंदगी में घटना जो भी होगी, ओके, जो भी होनी है उसको फेस भी खुद ही करना है, ओके। उसका अगर सोल्यूशन निकलता है तो सोल्यूशन भी यहाँ पर कोशिश करनी है निकालने के लिए, ओके। अगर खुद फेल हो जाते हो फिर अपने बड़ों की जो है वहां पर हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर कभी भी दुखी नहीं होना है, ओके। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, तो हौसला रखना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है तो और जब आगे बढ़ोगे तो परमात्मा भी जो है आपका साथ देगा। तो यू कैन बी योर मोस्ट हेल्पफुल फ्रेंड और मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमी, ओके, विद इन। कहने का मतलब आप अपने आप के अच्छे दोस्त भी हो सकते हो और आप अपने आप के अच्छे दुश्मन भी हो सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपने अपने आप को कैसे टैकल करना है, ओके। और आगे बात कर रहे हैं कि जैसे भी आप सपने देखते हो, ओके, वो सपने आपके अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं, ओके। फिर वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप एफर्ट करते हो, कर्म करते हो, ओके। फिर जब आप कर्म करते हो फिर आप अपने जो गोल होता है उसकी डायरेक्शन की ओर चल पड़ते हो, ओके। अगर वो एफर्ट आप कॉन्टिन्यूसली करो तब। मोस्टली ऐसा होता है कि सपने देखते हैं, इच्छा प्रकट होती है, उस इच्छा के लिए एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट जब फेल होने शुरू हो जाते हैं फिर बाद में आराम से बैठ जाते हैं, फिर दूसरा सपना देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे नहीं करना है। एफर्ट करो, लंबा एफर्ट करो, ओके, लंबा एफर्ट करो, ठीक है। करते चलो एफर्ट। आप जो भी आपका गोल होगा वो आप जो है उसको अचीव करोगे, ओके। बाकी जो किस्मत में लिखा वो तो मिलना ही है, ओके। लेकिन आपने यहाँ पर एफर्ट करना नहीं छोड़ना है, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है, किस्मत के सहारे सिर्फ नहीं बैठ सकते। किस्मत में जो लिखा वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपके जो खुद के एफर्ट है, आज के जो कर्म है, ओके, वही आपकी कल की किस्मत है। तो आज के कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए। और आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जैसे कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज की बात करें, अर्थक्वेक आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, वो बस में नहीं है। वो जब आने तो आनी है, ठीक है। जिस तरह की भी बीमारियां फैलनी है तो फैलनी है। जैसे कोविड-19 है, कितनी बीमारियां फैली, ठीक है, कितने बड़े पैमाने पर फैल चुकी, ठीक है। अभी भी इसकी कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है, ओके। ये भगवान के ऊपर ही है, जो बच गया, ठीक है, जो नहीं वो गया। तो यहाँ पर इसका मैंने एक आर्टिकल में डिस्कशन भी की थी कि जो एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। मतलब जिनको पहले से कोई बीमारी है, अगर उसको कोविड हो गया तो उसका बचना थोड़ा सा कम, चांसेस कम है उसके। तो यहाँ पर ये बातें हैं, ठीक है। तो ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ये किस्मत की बात है। जिसको हो गया, ठीक है, जिसने जाना है वो चला गया। तो यहाँ पर श्री राम जी की भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है रामायण के थ्रू की। वहां पर उनको भी यहाँ पर जो उनकी किस्मत में लिखा था कि उनको सफर करना था, कि उनकी जो वाइफ है, ठीक है, उससे अलग रहना पड़ेगा काफी समय, ओके। तो यहाँ पर ये भी चीज थी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आराम से बैठे रहे, ठीक है। उन्होंने प्लानिंग की, ओके, योजना बनाई, ओके, अपनी सारी आर्मी इकट्ठी की, ठीक है। फिर उन्होंने तरीके से यहाँ पर जो था युद्ध जीता था, ओके। फिर सीता माता को वापस लेकर आए थे। और आगे बात करें यहाँ पर महाभारत की, वहां पर अभिमन्यु, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है एक अनफेयर वॉर में, मतलब गलत तरीके से उसको युद्ध में हराया जाता है। हालांकि वो किसका पुत्र था? अर्जुन का, कि जो कि एक बेहतरीन तीरंदाज था और साथ ही साथ श्री कृष्ण जी का भतीजा था वो, ओके। फिर भी उसको जाना पड़ा। आगे बात कर रहे हैं जो गांधारी है, जिसके 100 पुत्र थे, जिसको हम कौरव बोलते हैं, ठीक है। तो उसने भी जब उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए तो श्री कृष्ण को उसने श्राप दिया
कि जैसे मेरी फैमिली की डिसकंटिन्यूटी हुई है वैसे आपकी होगी, आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने भी फिर वहां पर बात कही श्री कृष्ण जी ने कि जो आप मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, या आप मुझे शराब दे रहे हो, ये ऑलरेडी मेरी किस्मत में है कि होना है। ओके, उनको पता था। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो होना है होगा। ओके, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल दिया। ओके, जब तक श्री कृष्ण जी रहे, ओके, वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वैसे मतलब कहने का मतलब जैसे बचपन में जैसे एक बच्चा जैसे एंजॉय करता है ना, तो पूरी जिंदगी को उन्होंने ऐसे ही एंजॉय किया। सही उपदेश दिए, एक हमें सही डायरेक्शन दी। ओके, गीता के रूप में हम उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक बात कर रहे हैं हेनरी बेर्गसन। ओके, तो ये एक फ्रेंच फिलोसफर हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी बात कही है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ लाइफ फोर्स और द एलन वाइटल इज एट द रूट ऑफ द यूनिवर्स एंड इन ऑल लिविंग बींग्स। मतलब कि जो भी यहाँ पर जिंदगी जीने का तरीका है ना, और जो भी जिंदगी में घटनाएं होती हैं, ये पूरे जितने भी लिविंग बींग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सबके साथ ऐसा होता ही होता है। ओके, यहाँ पर एक फंडामेंटल फ्रीडम की बात की, हमें अच्छे से हमें जिंदगी जीने, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। तो ह्यूमन बींग्स जो है आर स्पेशली गिफ्टेड विद एन इनर डिटर्मिनिज्म और द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लाइफ एंड लिव अकॉर्डिंगली। तो हम अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम जैसे सोचेंगे वैसा एक्शन करेंगे। तो सोचना सही है, सोच सही रखनी है, सोच सही हो जाएगी तो जिंदगी खुशहाल होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जितनी पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर, उतनी पॉजिटिविटी आप जहां पे रहेंगे वो उस आसपास के माहौल में भी हो जाएगी। और अच्छा जो है ना, अच्छी जनरेशन जो है, पावर जनरेशन आपके अंदर जो है होनी शुरू हो जाएगी। ओके, एक शक्ति डेवलप होनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। तो यहाँ पर अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इतनी एबिलिटी, इतनी बुद्धि, इतना विवेक हमें परमात्मा ने दिया है, तो हमको उसको यूज करना है और उसके हिसाब से जिंदगी जीनी है। ओके, इसके ऊपर फोकस करना है। ये नहीं सोचना कि आने वाले समय की चिंताएं नहीं करनी है। ओके, चिंतन करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अंतर मन को भी। ओके, और जो बाहर की जो भी हमारे एक्सटर्नलिटी में चीजें होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं कंट्रोल करने की। जैसे ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, इसको कोशिश कर सकते हैं कि हम कंट्रोल करें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके से प्लानिंग करके। जैसे ग्राउंड वाटर में पानी जो है, जो ग्राउंड वाटर है वहां पर पानी कम होता जा रहा है, उसको सही कर सकते हैं अलग अलग मेथोडोलॉजी को यूज करके, खुद का एफर्ट आगे बढ़ के। ये अच्छे कर्म है जो करने हैं हमें, ये करेंगे ना दिल को सुकून मिलेगा। अगर सपोज करो, अगर गंगा के किनारे कोई घाट में अच्छा कचरा है, ठीक है, अच्छा कचरा है, तो उसको खुद ही एफर्ट करो जो उसके आसपास रह रहे हैं कि वहां पर सफाई करें। ठीक है, जैसे गंगा के किनारे पर मोस्टली वहां पर ही जो है यहाँ पर कचरा देखने को मिलता है, तो सफाई कर लेते हैं तो वहां दिल को सुकून मिलेगा कि हमने कुछ किया है। यहाँ पर यूनिवर्सल जो लॉज हैं, ओके, नेवर डिनाई द इम्पैक्ट ऑफ फ्री विल, वो कभी आपको रोकते नहीं कि अपनी जिंदगी को आप आजादी से जियो, एंजॉय करो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज है, अपने आप की मदद खुद करनी है। जब भी प्रॉब्लम आती है सोल्यूशंस ढूंढने हैं। ओके, सोल्यूशंस ढूंढने हैं, कहने का मतलब चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंतन करने से ही माइंड खुलेगा, आगे बढ़ोगे और एक आदत डेवलप होगी। कभी भी नेगेटिविटी आपको जो है नहीं घेरेगी, कभी भी जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां वो नहीं घेरेंगी। आप हमेशा पॉजिटिविटी में जियोगे, आगे बढ़ोगे और दूसरों को भी आगे लेकर चलोगे। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि कोविड इज नॉट द लोन किलर डिजीज, इम्प्रूव इमरजेंसी फील्ड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड। तो यहाँ पर ऐसे बात बोली जा रही है कि सिर्फ सिर्फ कोविड के ऊपर ही हम सभी का फोकस होना शुरू हो गया है, काफी लंबे समय से इसी के ऊपर फोकस है। लेकिन जो पहले की जो बीमारियां थी, जो वजूद में थी, जिनका काफी जो प्रभाव था हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो उसको भी हमें यहाँ पर देखकर चलना है। तो यहाँ पर दोनों साइड को हमें यहाँ पर देख के चलना है कि कोविड को भी यहाँ पर टैकल करना है, साथ ही साथ जो पहले बीमारियां थी, ओके, जैसे एनसीडीज थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे जैसे हार्ट अटैक है, ओके, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज है, डायबिटीज है, इसके अलावा और भी जितने भी तरह की बीमारियां हैं, ठीक है, उसको भी टैकल करना है। तो यहाँ पर जो नेशन वाइड अभी फिगर आई है कोविड केसेस की, तो वहां पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो भी डाटा आया मिनिस्ट्री से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देयर आर रीजनल सर्जेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हॉस्पिटल कैपेसिटी पर्टिकुलरली फॉर बेड्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कि जहां पर इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, तो वहां पर बेड्स की अभी कमी हो रही है, हॉस्पिटल की कैपेसिटी जो है ना उसको प्रेशराइज हो रहा है। कहने का मतलब कि वहां पर सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि आप मोस्टली जो बेड्स है ना हॉस्पिटल में, जहाँ कोई भी ऐसा केयर यूनिट है, वहां पर उनको रिजर्व रखो फॉर कोविड पेशेंट। तो यहाँ पर इससे जो बाकी की बीमारियां हैं, तो उसको कैसे टैकल करोगे, वो वाले कहाँ जाएंगे जिनको कोविड के अलावा कोई दूसरी बीमारी है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार है, वहां पर उसने एक ऑर्डर दिया है कि 80% जो है आईसीयू जो बेड्स हैं वो रिजर्व रखो फॉर कोविड केसेस।
तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि ये गलत बात है। अगर किसी को कोई नॉन कोविड डिजीज है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? उसको केयर की जरूरत नहीं है क्या? ओके, तो उसको भी जरूरत है, उसको भी सही करना है, तो उसको कैसे सही करोगे? उसको भी फैसिलिटी वैसे ही प्रोवाइड करो जैसे आप कोविड के लिए जैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया है कि आपने एक कंपैरिजन करके देखा है सबसे पहले कि यहाँ पर किस बेड्स की जो है ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो आपने यहाँ पर कोविड के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी दे दी है। तो यहाँ पर अगर आप पहले से ही सपोज करो अगर कोई अभी कोविड-19 का पेशेंट आया ही नहीं है, ओके, तो पहले से ही वो बेड जो है रिजर्व करके रखा है कि वहां पर अगर कोई पेशेंट लटाया जाएगा तो वो जो है कोविड वाला ही होगा। अगर कोविड के अलावा कोई दूसरी बीमारी है किसी को, तो वो वाला पेशेंट वहां पर लटाया ही नहीं जाएगा, बेशक वो बेड खाली है। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे जो कोविड के अलावा दूसरी बीमारी वाले पेशेंट है तो वहां पर मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो वहां पर मृत्यु दर बढ़ जाएगा लोगों का, लोग कोविड की नहीं दूसरी बीमारी की वजह से मरने शुरू हो जाएंगे अगर उनको जो है सही समय पर आप जो है केयर नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। और आगे बात कर रहे हैं कि जो कोविड है एक तरह की शॉर्ट लिव्ड इमरजेंसी है। ओके, तो यहाँ पर जो है ज्यादातर पॉपुलेशन को हम जो है अपन वैक्सीनेट कर सकते हैं आने वाले समय में जब वैक्सीन जब आ जाएगी। तो इसके अलावा बहुत सारे देशों में ये भी होना शुरू हो गया है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर जिसको एक बार कोविड हो गया है वो जो है अब जो है दोबारा उसको कोविड होने के चांसेस कम है, तो उसको यहाँ पर इकोनॉमी में वो जैसे आम इंसान बेच रहा है वैसे वो जा सकता है, काम कर सकता है और इकोनॉमी को यहाँ पर जो है बूस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी के तौर पर भी काफी लोग जो है नेचुरली जो यहाँ पर वापस आ रहे हैं, पॉपुलेशन काम पर वापस आ रही है। तो यहाँ पर ये भी चीज है। ओके, अगर वैक्सीन जब आ जाएगी तो तब भी जो है हम वैक्सीनेट कर देंगे लोगों को, तो वहां पर भी ये जो सिचुएशन जो है ये सही हो जाएगी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को जरूरत है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ऐसी बीमारियों को टैकल किया जाए, कैसे किया जाए, तो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करे। ओके, जैसे जितने भी फील्ड्स हैं ओके हॉस्पिटल्स के, तो वहां पर उसको इम्प्रूव करे, बढ़ोतरी करे, अच्छा करे। जैसे कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन लगा था तब अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या किया था, जो इंडोर स्टेडियम्स थे, स्कूल्स थे, ओके, कॉलेजेस की जो बिल्डिंग्स थी, ओके, इसके अलावा जो और भी जो धर्मशालाएं थी उनके जो बिल्डिंग्स थी, ओके, उनको यूज किया गया था एज ए आईसीयू के, मतलब वहां पर जो थे इंटेंसिव केयर यूनिट्स बना दिए थे कि वहां पर लोगों को रखा जाएगा। ओके, वहां पर चेक किया जाएगा कि अगर उसको कोविड की बीमारी है या नहीं है, अगर वो बंदा किसी और स्टेट से आया या किसी और देश से यहाँ पर इंडिया में एंटर किया है तो वहां पर रखा जाता था, वहां पर उसकी केयर होती थी। ओके, वहां पर सब कुछ मिलता था, फूड वगैरह। बाद में उसको जो था जब देखा जाता था कि हाँ इसको कोविड की बीमारी के लक्षण नहीं है, तो फिर उसको बाद में घर भेज दिया जाता था कि आप जाके अब सोसाइटी में रह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो है आप भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे और खड़ा करो। ओके, यहाँ पर कोविड-19 ही नहीं, जो बाकी की बीमारियां हैं जहां पर आपको फ्री स्पेस लगता है, ओके, तो वहां पर उस स्पेस को यूटिलाइज करो और वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करो जो बाकी की पॉपुलेशन है जिनको कोविड-19 की बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आगे बात की गई है कि अगर हॉस्पिटल कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करें तो शहर के बीचों बीच उसको बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि जो लैंड चाहिए उसको अच्छी जमीन चाहिए, वहां पर अच्छे से वो जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कर सके। तो आप ऐसा कर सकते हो कि साथ ही साथ जो भी यहाँ पर बड़े शहर के साथ कोई भी इलाका कनेक्ट हो रहा है तो उस इलाके में आप जो है यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा कर सकते हो, जिससे कि आप यहाँ पर उसको एज ए दोनों तरह के ट्रीटमेंट वहां पर दे सकते हो, जो कोविड के रिलेटेड भी है, ओके, जहां पर पैंडेमिक इमरजेंसी भी है, जहां पर नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स भी है, तो उन दोनों को आप जो है टैकल करके चल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें आईसीयूज की, तो जैसे किसी बड़े शहर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की ही बात करें, तो अगर आप कहें कि हम वहीं पर जो है बेड्स बढ़ा देंगे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। ओके, तो उसकी भी एक लिमिट होगी। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि शहर के बाहर ही ओके एक हॉस्पिटल हो जो शहर से बिल्कुल कनेक्ट करता हो, ओके, और उसके बाद अच्छा स्पेस हो कि वहां पर अच्छी फैसिलिटीज जो है हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो है वो दे सकें। हॉस्पिटल की अच्छी कैपेसिटी वहां पर आप बना सकते हो, नंबर ऑफ बर्थ जितने आप चाहें वहां पर बना सकते हो। वहां पर जो है स्टार्टिंग में आप केयर करनी शुरू कर सकते हो, जो पैंडेमिक इमरजेंसी के जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स आएंगे, जहां दूसरे इसके अलावा और भी जो पेशेंट्स आएंगे दूसरी बीमारियों से जो ग्रसित होंगे, तो उनको भी यहाँ पर जो है आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर आपको लगेगा यहाँ पर कुछ पेशेंट्स ऐसे आए हैं कि जहां पर उनको बिल्कुल क्रिटिकल केयर की जरूरत है, तो उनको आप जो है सेंड कर सकते हो जो शहर वाला हॉस्पिटल है, ओके, जहां पर आईसीयू के बेड्स की कमी है, आप उनको वहां सेंड कर सकते हो। तो इससे जो है अच्छे से हम जो है टैकल करके चल सकते हैं पैंडेमिक को भी और जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनके पेशेंट्स को भी। तो इससे जो है हम कोशिश करेंगे कि मृत्यु दर जो है उसको हम कम करें किसी ना किसी तरीके से।
तो यहाँ पर जो आगे बात कर रहे हैं कि ऐसा है कि और ज़्यादा लॉकडाउन जो है हम यहाँ पर नहीं झेल सकते। ओके, लॉकडाउन आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोविड-19 की बीमारी फैलनी शुरू हो जाए, दोबारा से लॉकडाउन लगाने पड़ जाएं। ओके, सर्दियाँ की वजह से देखो, सर्दियों में भी पहले ये बीमारी फैलनी शुरू हुई थी। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर डर यही है कि सर्दियाँ वापस आ रही हैं और जो है यहाँ पर इस बीमारी को भी हमने टैकल करना है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर प्रिकॉशंस दी गई हैं सरकार की ओर से, उसको हमने फॉलो करना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयर करके चलना है, फेस कवर यूज कर सकते हो। ओके, बार बार हाथ धोने, जब भी अगर बाहर से घर आ रहे हो, ओके, तो वहां पर सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि हाथ धोने हैं। ओके, तो इसके अलावा और भी बेनिफिशियल मेजर्स यहाँ पर बोले कि जैसे आप स्टीम ले सकते हो। ओके, आप जो है नमक वाले पानी से जो है गार्गलिंग कर सकते हो। ओके, गला साफ हो जाएगा उससे। तो ये टोटके हैं जो आप नॉर्मल फ्लू के टाइम जब आपको कोल्ड होता है तब आप यूज करते हो। तो यहाँ पर इसको तभी भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो मास्क पहनना है ये मैंडेटेड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही है कि अभी भी जो है इस पैंडेमिक से हमें बचकर चलना है। ये बीमारी लगे ही ना, सबसे बड़ी बात। ओके, लगेगी तो भैया बात की बात है कि वहां पर हॉस्पिटल में कैपेसिटी बढ़ानी है। तो आप जो प्रेजेंट की सिचुएशन यही है कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी अभी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है, जो नॉर्मल इंसान है, नागरिक हैं, कि अपने आप को बचाकर ही चले इस पैंडेमिक के दौर में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैसे अगर मिनिमम वेजेस को हम बढ़ाते हैं एम्प्लॉयर्स की, वर्कर्स की, तो उससे डिमांड कैसे बूस्ट होगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम एग्जांपल लेंगे अमेरिका की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, जैसे यूएस इलेक्शंस हुए तो वहां पर जो फ्लोरिडा नाम का स्टेट है, ओके, तो यहाँ पर एक जो बाइडेन की तरफ से एक प्रपोजल था कि जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो जो मिनिमम वेजेस हैं, ओके, स्टेट के जो मिनिमम वेजेस है उनको यहाँ पर मिनिमम जो है $15 जो है पर आवर के हिसाब से बढ़ाएंगे 2026 तक। तो यहाँ पर फ्लोरिडा के वोटर्स ने उसी हिसाब से यहाँ पर वोट किया 60-40 के यहाँ पर रेशियो के हिसाब से। तो 60% वोट जो थी वो जो बाइडेन की हक में गई। ओके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये इस हक में है कि जो है मिनिमम जो नेशनल मिनिमम वेज है वो एक बनाया जाए, एक पॉलिसी बनाया जाए जिसके तहत ये निर्धारित हो कि कम से कम जो वेज है पर आवर के हिसाब से ये कितनी मिलनी चाहिए। ओके, तो हालांकि जो ट्रंप प्रशासन था वो इसके बारे में नहीं सोच रहा था। तो यहाँ पर जो हाई इनकम इकोनॉमीज की बात करें तो हाई इनकम इकोनॉमीज जैसे अमेरिका है, जैसे यूके है, जैसे जापान है, वहां पर लोगों की जो आय है, ओके, पर कैपिटा इनकम काफी है। तो यहाँ पर जो नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी है ना, तो उससे क्या होता है कि रेस इनकम ऑफ लो वेज वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पर जो लो वेज वर्कर्स जिनकी जैसे आम कोई लेबर होता है, आम वर्कर होता है, जिसकी कह लो कि दिहाड़ी के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है उसको, तो इंडिया के हिसाब से देख लो तो ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए तक दिहाड़ी चलेगी। ओके, 300 या 400 के बीच में मिलती है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है जहां पर हाई इनकम है, तो वहां पर भी कुछ एक नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी होनी चाहिए जो कि निर्धारित करे कि इतनी वर्कर्स को हम बेच तो दें 1 घंटे के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, अगर उनके जेब में पैसा जाएगा, ठीक है, तो नेचुरली सी बात है, जिसकी जेब में पैसा जाएगा, ओके, तो वहां पर वो उसको कोशिश करेगा कि उस पैसे को मैं खर्चूं। जो पैसा खर्चा जाएगा तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओके, जब डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी सप्लाई चेन शुरू होगा, तो इकोनॉमी जो है ना, जैसे पैंडेमिक की वजह से अमेरिका में ऐसा हुआ था कि 1929 के बाद ये पहली बार हुआ था कि -33% जो थी जीडीपी में डाउनफॉल आया था अमेरिका में। तो इंडिया में भी -23.9 चली गई थी। तो इंडिया में तो पहली बार हुआ था ऐसे। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस को हम भी यहाँ से सीख सकते हैं, जैसे यूएस कर रहा है, तो इंडिया भी यहाँ से सीख कर ओके ऐसी पॉलिसी बना सकता है जहां पर मिनिमम वेज रेट की बात करे कि इतने तो कम से कम देने चाहिए। ओके, हालांकि हमारा इसके ऊपर एक्ट भी है, उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर मैं बात बताऊंगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अच्छा हो सकता है अगर यहाँ पर सरकार मिनिमम वेज रेट पॉलिसी बनाती है, तो यहाँ पर अगर उनकी आय बढ़ती है वर्कर्स की, उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे यहाँ पर $15 बोला जा रहा है पर आवर के हिसाब से दिए जाएंगे। हालांकि इंडिया के हिसाब से तो ये कंपैरिजन करना बहुत कंपैरिजन में फर्क आ जाएगा। तो $15 पर आवर के हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो जो इनकम होती है, जो नॉर्मल एवरेज इनकम भारत में बात करें तो $3 से $4 की या $5 के बीच में होती है। ओके, एवरेज। तो आगे बात कर रहे हैं जो फ्लोरिडा है, ये 8वां स्टेट है यूएस का, जहां पर जो है ये ऑर्ली मिनिमम वेज जो है पॉलिसी लाई जाएगी, जहां पर मिनिमम जो है $15 तक जो है पर आवर के हिसाब से पैसे बढ़ाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल चेंज भी आ सकता है, आने वाले समय में बढ़ाया भी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो यहाँ पर नौकरियां देंगे, वर्कर्स को रखेंगे, तो उनके ऊपर ये बोझ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उनको ये मिनिमम वेज रेट बढ़ाना होगा। अभी जो है ये $8 है। ओके, $8.5 के आसपास है पर आवर के हिसाब से,
ओके, तो यहाँ पर एनुअली इनको यहाँ पर $1 के हिसाब से बोला गया है कि बढ़ाना होगा आने वाले समय में, और भी जितने साल आएंगे नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पर एक ईयर मार्क तक पहुंचाना है, वो कौन सा है, $15। ओके, तो इस मार्क तक जो है धीरे धीरे पहुंचना है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स की भी यहाँ पर कैपेसिटी है। अगर आप उनको प्रेशराइज कर दो कि आपने $15 पर आवर के हिसाब से जितने भी वर्कर्स आपने रखे हैं उनको आपने देने ही देने हैं, तो फिर इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। फिर एम्प्लॉय फिर सोचना शुरू कर देता है मैं गिने चुने वर्कर्स रखता हूँ, ओके, तो फिर बाकी की जो वर्कर्स है उनको फिर मैं निकाल देता हूँ। तो ऐसा इंडिया के मायने में भी होता है। ओके, इंडिया में भी ऐसे कोई भी पॉलिसी ऐसे जो है श्योरली सजेस्ट नहीं करती एम्प्लॉयर्स को कि आपने इतनी सैलरी ही देनी है। ओके, तो इसके तहत एम्प्लॉयर्स भी फिर अपनी मनमर्जी करने शुरू कर देते हैं बाद में। तो इस सिचुएशन को भी हमें टैकल करके चलना है। तो यहाँ पर आने वाले समय में जब इस मार्क तक पहुंचेगा भी यूएस, ओके, $15 पर आवर के हिसाब से, तो एक जो है सब्सिक्वेंट वेज हाइक आएगा। ओके, तो इससे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी एडजस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस बोले गए हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे मिल्टन फ्राइडमैन। ओके, तो इन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर आप कोई नेशनल मिनिमम वेज की पॉलिसी बनाते हो तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि ज्यादातर फर्में ऐसी होती हैं कि जो नहीं दे सकती वर्कर्स को ज्यादा पैसे, ओके, जितनी भी सरकार निर्धारित करे। तो वो कोई भी वर्कर है, कोई भी अगर इंडस्ट्री है, तो अगर वो ये सोच के इंडस्ट्री लगाता है कि मैंने प्रॉफिट भी कमाना है, तो मैंने यहाँ पर वर्कर्स को जो है पैसे भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, उनको सैलरी भी देनी है। लेकिन अगर उसको ये फोर्सफुली कहें कि आपने इतनी लिमिट तक देनी है, तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ और एविडेंसेस भी हैं, जैसे यहाँ पर ब्रिटेन के एविडेंसेस है, जहां पर उन्होंने नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी लेकर आए थे 1999 से, ठीक है। तो वहां तब से ये पॉलिसी चल रही है, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है नहीं देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर नहीं राइज हुई। ओके, तो अलग अलग कंडीशंस हैं। ओके, पॉलिसी इंप्लीमेंट भी करना एक बड़ी एक सोची समझी एक तकनीक होती है कि कैसे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो ये भी तरीका होता है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होती है, किन चीजों के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है, कहां पर हमने नहीं करना है, तो ये सब चीजें भी देखने की होती है अगर अच्छा कोई इकोनॉमिस्ट हो तो यहां पर ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से यहां पर पॉलिसी को यहां पर रखा है, मिनिमम वेज रेट को रखा है। तो यहां पर उन्होंने अगर 18 से कम साल की उम्र है, ओके, किसी वर्कर की, तो वहां पर बहुत कम रखा है मिनिमम वेज रेट, मतलब बहुत कम पैसे वहां पर मिलेंगे पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर उम्र बढ़ती है 21 से 24 साल के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा रेट बढ़ा दिया है, ओके, कि इनको इतनी कम से कम सैलरी तो दे। तो अगर 25 साल से उम्र की ज्यादा की यहाँ पर आयु हो, तो वहां पर मिनिमम वेजेस जहां पर जो है फुल मिनिमम वेजेस रखे गए हैं कि मैक्सिमम जो भी रेट यहाँ पर रखा होगा तो यहाँ पर वो दिया जाएगा। तो अगर भारतीय संविधान की बात करें तो वो भी यहाँ पर एक लिविंग वेज की बात करता है कि लिविंग वेज जो है जरूर देनी है। लिविंग कहने का मतलब इतना पैसा जरूर देना कि उसका एक दिन का जो खर्चा है, ठीक है, जो भी उसका खान पान का जहां पर भी वो खर्चा होगा मिनिमम, ठीक है, जिससे कि वो जिंदा रह सके, ठीक है, वो उसको जरूर देना है। ओके, तो यहाँ पर एक लिविंग वेज का कंसेप्ट जो है यहाँ पर यूज किया गया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पर इसके तहत जो है हमारे पास मिनिमम वेजेस एक्ट भी है, 1948 में बनाया गया था। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस हैं आर फिक्स्ड स्टेट वाइज, ओके, गिवन ह्यूज डिस्पैरिटीज विच आर मोस्टली अबव मार्केट रेट्स। तो यहाँ पर स्टेट के हिसाब से अपना अपना जो है मिनिमम वेजेस रेट है, ओके, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, ये डिपेंड करता है उनकी मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ओके, जिस तरह की मार्केट है उस हिसाब से यहाँ पर जो है वेज रेट है। अलग अलग जो स्टेट्स हैं भारत के, वहां पर कहीं पर अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर जो है मिनिमम वेज रेट 576 रुपये भी चला जाता है एक दिन का। ओके, अगर हम जो पहाड़ी स्टेट्स हैं वहां की बात करें तो वहां पर जो है 90 रुपए के आसपास भी है, ओके, पर डे का। तो यहाँ पर 1997 की बात है जब मिनिमम जो है वेज रेट पाया गया था वो था 35 रुपीज पर डे। ओके, तो यहाँ पर ऐसे भी है, तो एवरेज अगर निकाले पूरे भारत की तो वो 176 है, ₹176 पर डे। ओके, तो ये अभी तक का एवरेज चल रहा है कि पूरे भारत की, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन पूरा एवरेज निकाल रहे हैं तो 176 रुपीज पर डे के हिसाब से यहाँ पर वेज रेट है, मिनिमम वेज रेट। तो यहाँ पर जो मार्केट है ये बहुत पैमाने पर यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरफेयर करता है, मार्केट के हिसाब से सब कुछ होता है। अभी मार्केट गिर जाए तो ये वेज रेट भी गिर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मार्केट की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो खास तौर पे अगर हम बात करें हमारा जो फार्म सेक्टर है तो वहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कहेंगे कि वेज रेट की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब रिसोर्सेज तो है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दो चीजें होती है, एक होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट।
तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि रिसोर्सेज काफ़ी हैं लेकिन उस हिसाब से रोजगार जो है नहीं प्रोवाइड किया जा सक रहा है, ठीक है। उसके रीज़न यही है कि डिमांड कम है, डिमांड को बूस्ट करना है। तो डिमांड को बूस्ट करना है तो यहाँ पर मिनिमम वेज रेट अगर कोई नेशनल पॉलिसी इसके ऊपर बनाते हैं कि इतनी मिनिमम वेज रेट तो दो, ओके, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि उनके लेबर के जेब में पैसे जाएंगे तो वो पैसा को खर्चा करेंगे तो आगे जो है डिमांड बूस्ट होगी, ओके। तो इस तरीके को भी हम जो है इस तरीके से भी टैकल कर सकते हैं आने वाले समय में। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।